हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा के बारे में। मतलब प्लेसेंटा कैसे डेवलप होता है, वो क्या होता है, वो सब सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। मतलब ये तो अगर आप 12th से या फिर 12th के बाद किसी भी क्लास में हो तो हर क्लास में आपको प्रेजेंटेशन टॉपिक देखने को मिलेगा। तो अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो ज़रूर देखो। प्रेजेंटेशन ना हर क्लास में है। 12th के बाद आप लोग बीएससी, एमएससी या फिर उसके आगे भी पढ़ रहे हो तो उसमें प्रेजेंटेशन ज़रूर आता है। तो चलिए यहीं से हम लोग अपने बेस को मजबूत करते हैं। देखो ये वीडियो ना मोस्टली ये वीडियो है स्पेशली एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए। तो एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन कोई भी देखे चलेगा, बस आपके सिलेबस में प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो प्रेजेंटेशन देखने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए ना कि प्लेसेंटा होता क्या। पहले डेवलपमेंट पढ़ने लगो और प्लेसेंटा पता ही नहीं क्या होता है। तो चलिए प्लेसेंटा पहले देख लेते हैं प्लेसेंटा क्या होता है। तो प्लेसेंटा इज़ अ टेम्प्रेरी ऑर्गन। देखो ये एक टेम्प्रेरी ऑर्गन है, ये परमानेंट नहीं है। टेम्प्रेरी का मतलब ये है कि ये बनता है फिर बिगड़ भी जाता है। बिगड़ने का मतलब ये है कि ये बनता है फिर ख़त्म भी हो जाता है, ठीक ना। ये हमेशा परमानेंट नहीं रहता है। ये नहीं कि एक बार बन गया फिर वो ज़िंदगी भर रहे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो प्लेसेंटा इसीलिए क्या है, वो टेम्प्रेरी ऑर्गन है। टेम्प्रेरी मतलब वो बनने के बाद फिर ख़त्म भी हो सकता है क्या, वो हो ही जाता है, ठीक ना। दैट फॉर्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो सिर्फ कब फॉर्म होता है, प्रेगनेंसी के टाइम में बस बनता है। और पता है ये प्रेगनेंसी के टाइम में बनेगा, हर टाइम बनता भी नहीं है, ज़िंदगी भर नहीं रहता है वो, ना ज़िंदगी भर रहता है ना ही बहुत पहले से बना हुआ, सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम में वो बनता है। अच्छा, प्रेगनेंसी के टाइम में क्यों बनता है, क्योंकि जो यूटेरस में मदर की यूटेरस में जो बच्चा पल रहा है उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक ना। तो बस उसका यही काम होता है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको, जो मदर के पेट में जो बच्चा पल रहा है, जो एम्ब्रियो है, जो चाइल्ड है, उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है प्रेगनेंसी के टाइम में, ठीक ना। प्रेगनेंसी के पहले ये यूटेरस बनता भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कनेक्टिव लिंक बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। अच्छा, इसको मदर एंड चाइल्ड के बीच की कनेक्टिव लिंक भी बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है, क्योंकि ऊपर आप लोग को समझ गए होंगे, हमने बताया एक बार कि उसको क्या करता है, वो प्रेगनेंसी के टाइम में बनता है और न्यूट्रिशन वही देता है। तो कनेक्टिव लिंक इसलिए बोला जाता है क्योंकि मदर और चाइल्ड के बीच में जो भी आदान प्रदान, मतलब पेट में अगर बच्चा है तो मदर और चाइल्ड के बीच में जो भी चीज़ों का आदान प्रदान होता है वो सारी की सारी चीज़ें प्लेसेंटा के थ्रू ही जाती हैं। मतलब मान लो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है ना। जैसे देखो अभी तो पूरी चीज़ें उसमें डेवलप नहीं हुई रहेंगी, एम्ब्रियो है, बच्चा है पेट में, तो उसकी सारी चीज़ें डेवलप नहीं हुई रहेंगी, ठीक ना। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज मतलब रेस्पिरेशन वगैरह ये सब किससे होगा, प्लेसेंटा से ही होगा। और न्यूट्रिशन जो जा रहा है, बच्चा तो पेट में खाता नहीं है, रोटी सब्जी मंगाओ फिर खाना स्टार्ट करो, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। बच्चे को न्यूट्रिशन बस कैसे मिलता है, मदर खाना खाती है, मॉम खाना खा रही है, और उसका जैसे डाइजेशन होने के बाद सारा उसका कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स कहाँ जाता है, वो सारे ब्लड में जाते हैं, ठीक ना। तो ब्लड से ही जितने भी उसके चाइल्ड के यूज़ के जितने भी सामान होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, मिनरल्स, वाटर, ये सारी चीज़ें हो गई, वो ब्लड से, मदर के ब्लड से चाइल्ड के ब्लड में जाती हैं। अब कैसे जाता है, वो एक ही रास्ता होता है उसको जाने का, वो है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू ही क्या करता है, सारे न्यूट्रिएंट्स, मदर से न्यूट्रिएंट्स चाइल्ड को जाते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम में औरतों को क्या होता है, देखते हो आप लोग, औरतों को बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें खाने को दी जाती हैं, फ़ायदेमंद वाली चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह, और नुकसान करने वाली चीज़ें नहीं दी जाती हैं। क्योंकि नुकसान करने वाली चीज़ें दोगे तो फिर बच्चे को भी वो नुकसान ही करेगा। बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा ये सब खाएंगे, इसमें क्या ही होता है, कुछ नहीं होता है, जो भी होता है सब सड़ा गला सामान होता है। तो ये सब बच्चे के अंदर जाएगा, ठीक ना। अगर आप अच्छा चीज़ खाते हो, लेडीज़ अगर अच्छा चीज़ खा रही है, फ्रूट्स वगैरह सब सारे न्यूट्रिएंट वाली चीज़ें खा रही हैं, तो वो न्यूट्रिएंट बच्चे को भी जाएगा। अब देखो उस टाइम ये होता है ना कि आप बॉडी तो अकेला है, लेकिन 2 लोगों का खाना उस टाइम खाना होता है बच्चे, लेडीज़ को, एक बच्चे का भी और एक खुद का भी। तो ऐसे तो जब प्रेग्नेंट नहीं रहते तो सिर्फ खुद के खाने से काम चल जाता है, लेकिन जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट वाली फूड लेनी चाहिए और ज़्यादा खाना खाना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जो बच्चा है उसको भी एनर्जी की ज़रूरत है, उसको भी
न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, तो जब मदर खाएगी तभी उसके बच्चे को खाना मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा? ऐसा थोड़ी ना मिलेगा कि बच्चा हाथ से, मम्मी हाथ से खिलाते, नहीं, वो प्लेसेंटा के थ्रू जाता है। प्लेसेंटा के थ्रू मदर के ब्लड से निकल के सारे न्यूट्रिएंट्स एम्ब्रियो यानी चाइल्ड के ब्लड में चले जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इट फॉर्म एट द स्टार्टिंग स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। देखो, प्रेगनेंसी जब स्टार्ट होती है, प्रेगनेंसी के पहले ये प्लेसेंटा नहीं बनता है। वो कब बनता है? सिर्फ स्टार्टिंग, जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होते ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो गया। अब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं होगा तो बच्चे को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसीलिए बच्चे को मतलब जब भी प्रेगनेंसी आता है, प्रेगनेंसी के तुरंत बाद प्लेसेंटा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। प्लेसेंटा उसी टाइम फॉर्म होता है। डिसअपियर एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड। देखो, ये इसका काम क्या था? बस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना था। किसको? जो बच्चा वोम्ब में यानी यूटेरस में, मतलब गर्भाशय में जो बच्चा पल रहा है, उसको क्या करता है? उसको बस न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम होता है। अब जब बच्चा निकल गया, पेट के बाहर आ गया, तो वो प्लेसेंटा रह के क्या करेगा? उसका सिर्फ एकमात्र वही काम था, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो वही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये सारे प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। अब जब बच्चा ही वहाँ नहीं है तो प्लेसेंटा रह के क्या करेगा? तो वो भी डिसअपियर हो जाता है, वो भी ख़त्म हो जाता है, प्लेसेंटा भी ख़त्म हो जाता है। कब? आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड के बर्थ के बाद प्लेसेंटा भी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा। अच्छा, ये देखो, हम लोग जितना भी पढ़ा ना कि बनता है, बिगड़ता है, डिसअपियर होता है, इस सारे प्रोसेस को मिला जुला के एक साथ हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन क्या होता है? अच्छा, ये अरेंजमेंट भी यहाँ पे दे रखा है। देखो, अरेंजमेंट क्या होता है कि अरेंजमेंट ये होता है कि ऐसा नहीं कि प्लेसेंटा बन गया बस कहीं भी यूटेरस में फैल गया। ऐसा थोड़ी ना है कि प्लेसेंटा बनने के बाद पूरे पेट में कहीं भी इसको स्थान मिल गया वहीं बैठ गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक अपने स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके अटैच होता है, वहाँ पे जाके अरेंज होता है, उसी को हम लोग फॉर्मेशन तो हुआ ही। अब ये नहीं है कि प्लेसेंटा अपने मन से कहीं भी जाके जहाँ उसको अच्छा जगह मिला वहाँ जाके बैठ गया, ऐसा कुछ नहीं है। प्लेसेंटा वहीं रहता है जहाँ इसकी ज़रूरत होती है। तो कहाँ ज़रूरत होगी इसकी? वोम्ब में ज़रूरत होती है, यूटेरस में। वोम्ब मतलब यूटेरस मतलब गर्भाशय, ठीक ना, मतलब उसमें जाके वहीं पे जाके वो सिचुएट रहता है, वहीं पे जाके वो रहता है, वहीं पे बनता है, ये वहीं पे रहता है। ये नहीं कि पूरे पेट में कहीं भी छितर फैल के बैठ जाओ, ठीक ना। वो सिर्फ अपने एक स्पेसिफिक पॉइंट पे बैठता है जहाँ उसको काम होता है। कौन सा काम? बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। तो उसी प्रोसेस को हम लोग फॉर्मेशन बन भी गया और अच्छे अपने सही जगह पे जाके अटैच हो गया, उसी को हम लोग कहते हैं प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नॉट ओनली फाउंड इन मैमल्स बट ऑल्सो इन पेरिपेटस, सम लिजर्ड्स, स्नेक्स एट्सेट्रा। देखो, अब ये नहीं है कि मैमल ना, इसका कहने का मतलब ये है कि प्लेसेंटा सिर्फ मैमल्स में ही नहीं पाया जाता। ये नहीं कि सिर्फ वुमेन में पाया जाए, सिर्फ मैन में पाया जाए, या फिर सिर्फ डॉग में पाया जाए, या फिर सिर्फ मैमल्स में पाया जाए। ये कई सारे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। देखो, मैमल्स में भी पाया जाता है, पेरिपेटस में पाया जाता है, कुछ छिपकलियों में भी पाया जाता है, और सांपों में भी क्या पाया जाता है? प्लेसेंटा पाया जाता है। तो आई होप कितना समझ में आया होगा। देखो, कितने इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर आपको नोट्स भी बनाना है तो इधर उधर से नोट्स मांगते फिरते हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। बस ये देखो, लैंग्वेज इतना इजी है ना इसका कि हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी एकदम आराम से समझ जाएगा इसको, कि आई डोंट थिंक कि कोई इससे इजी लैंग्वेज दे सकता है। तो देखो, पढ़ने में बहुत इजी है, और जो पढ़ने में इजी होता है वो याद तो तुरंत हो जाता है, ठीक ना। तो यही आप लोग नोट्स में छाप लेना, कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक ना। तो देखो, इसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इट हैज़ 2 पार्ट्स। एम्ब्रियो के पास 2 पार्ट्स होता है, सॉरी, प्लेसेंटा का 2 पार्ट होता है। अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग बात करें तो प्लेसेंटा का कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया मैटरनल पार्ट और दूसरा फीटल पार्ट। मैटरनल पार्ट क्या होता है? देखो, मैटरनल से आप लोग को समझ में आ रहा है, मैटरनल मतलब मदर, ठीक ना। मैटरनल मतलब मदर, और फीटल मतलब फीटस, एम्ब्रियो, जो मतलब अंदर बच्चा पल रहा है, ठीक ना, उसको यहाँ पे फीटल पार्ट कहा गया, एक मैटरनल पार्ट गया। अच्छा, मैटरनल से आप लोग को समझ में आना चाहिए कि मदर से रिलेटेड है, कुछ भी मदर से रिलेटेड है। तो मदर से रिलेटेड कैसे होगा? यहाँ पे देखो, मैटरनल पार्ट दे रखा है। मैटरनल पार्ट
पार्ट ऑफ प्लेसेंटा दैट फॉर्म बाय मदर सेल्स और टिश्यूज। देखो प्लेसेंटा के दो भाग होते हैं, एक भाग तो मम्मी के सेल से मतलब मदर के सेल्स से बना होता है, कुछ भाग उसका प्लेसेंटा का कुछ भाग होता है ना वो मदर के सेल से बना हुआ था। मतलब जिस लेडी के यूटेरस में बच्चा पल रहा है उस लेडी के सेल्स से कुछ भाग बना हुआ होता है, उसको उस पार्ट को प्लेसेंटा के उस पार्ट को कहते हैं क्या, उस पार्ट को कहते हैं मैटरनल पार्ट। मदर के सेल्स या फिर टिश्यू से बना हुआ होता है उसको कहते हैं मैटरनल पार्ट। और फिर जो दूसरा भाग होता है, जो सेकंड पार्ट होता है उसका प्लेसेंटा का, उसको कहते हैं हम लोग फीटल पार्ट। तो फीटल, अब पहला आप लोग देख लिए कि मदर के सेल्स से जो मिलके बना हुआ होता है उसको कहते हैं मैटरनल पार्ट, और जो सेकंड पार्ट हो गया वो फीटल पार्ट। तो ये तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि फीटल पार्ट यानी जो एम्ब्रियो के सेल्स से, एम्ब्रियोनिक सेल्स से जो भी प्लेसेंटा का पार्ट मिलके बना हुआ होता है उसे कहते हैं हम लोग फीटल पार्ट, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे पार्ट ऑफ प्लेसेंटा दैट इज फॉर्म्ड बाय एम्ब्रियोनिक टिश्यू, जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू यानी जो बच्चा अंदर पल रहा है उसके सेल्स से भी तो कुछ पार्ट बने हुए होंगे प्लेसेंटा के, तो उसे कहते हैं हम लोग फीटल पार्ट। तो देखो इतना समझ में आ गया स्ट्रक्चर। अब बढ़ते हैं हम लोग डेवलपमेंट की तरफ। अच्छा देखो प्लेसेंटा का, यहाँ पे हम लोगों ने प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं लिखा हुआ है, तो प्लेसेंटा का फंक्शन अभी इसके बाद बता देंगे, ये पहले पूरा समझ लो। तो अब हम बात करते हैं प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो प्लेसेंटा का डेवलपमेंट, ये सारा डायग्राम देखो, ये डायग्राम भी बहुत इजी तरीके से आप लोग को दिया गया है। तो डायग्राम देखो क्या कह रहा है। अच्छा देखो ट्रोफोब्लास्ट से स्टार्ट हुआ। ट्रोफोब्लास्ट सबसे हम लोग स्टार्टिंग से समझते हैं क्या होता है। पहले तो क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या होगा, मेल यानी मेल गैमेट यानी स्पर्म रिलीज होगा, फिर ओवम रिलीज होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। तो स्पर्म और ओवम जब एक दूसरे से क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। स्पर्म और ओवम के फ्यूज करने के बाद क्या बनता है, स्पर्म और ओवम के फ्यूज करने के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट बनने के बाद स्पर्म और ओवम फ्यूज हुआ, उसके बाद बने जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद क्लीवेज होता है। क्लीवेज से क्या फॉर्म होता है हमको, क्लीवेज के बाद क्या, जाइगोट में क्लीवेज हुआ तो उसमें क्या फॉर्म हुआ, कई सारे स्टेजेस बने, मोरुला, ब्लास्टुला। मतलब क्लीवेज के बाद, जाइगोट के क्लीवेज के बाद बनता है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के कितने, एम्ब्रियो कैसे कैसे बनता है, उसमें कुछ पार्ट का भी बनता है। पहले बनता है मोरुला, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला। अब ये सारे स्टेजेस होते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेजेस होते हैं। कौन से, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। अब देखो इन तीनों स्टेजेस से गुजरने के बाद एक और स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। तो जो हम लोग का प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है वो, उसकी कहानी स्टार्ट होती है ट्रोफोब्लास्ट से। तो यहाँ पे देखो ट्रोफोब्लास्ट एक है। देखो क्या हुआ यहाँ पे। अच्छा ये हमको बता सकते हो ये वो हेप्लॉइड्स है कि डिप्लॉयड है, हेप्लॉयड है कि डिप्लॉयड है ट्रोफोब्लास्ट। अब इतना बताने के बाद नहीं बता पाओगे। हमने बताया कि स्पर्म और ओवम को फ्यूज होने के बाद क्या होता है, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट कौन सा हो गया, तो जाइगोट यहीं पे हम लोग को पता चल गया कि 2n हो गया, डिप्लॉयड हो गया। तो ट्रोफोब्लास्ट भी तो डिप्लॉयड ही होगा यार, केवल स्पर्म और ओवम ही हेप्लॉयड होता है, ठीक ना। उसके बाद सारे क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे। तो यहाँ पे देखो ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्म होता है जब क्लीवेज की सारी स्टेजेस हो जाती हैं, मतलब मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला सारी बन जाती हैं। उसके बाद हम लोग को गैस्ट्रुला के बाद एक स्टेज बन के आता है, उससे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। देखो ट्रोफोब्लास्ट का स्ट्रक्चर कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और कलर है, यहाँ पे कुछ और कलर, तो इससे कुछ नहीं होगा। तो चलो समझते हैं क्या होता है। देखो क्लीवेज के बाद ट्रोफोब्लास्ट बन के आया। ट्रोफोब्लास्ट बनने के बाद इसमें आप लोग को दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होंगे, दो स्ट्रक्चर। एक यहाँ पे दिख रहा होगा, एक डेंस सा स्ट्रक्चर, और एक ये सारा स्ट्रक्चर खाली खाली कैविटी लाइक। तो ये जो है ना यहाँ पे, इसको कहते हैं ICM, इसको कहते हैं ICM, इनर सेल मास। ICM का मतलब ये जो ब्लैक सा स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे कहते हैं ICM, इनर सेल मास, ठीक ना। इनर सेल मास का ये मतलब होता है, इनर सेल मास जो होता है ना, हाँ एक चीज़ और ये जो खाली खाली सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, खाली खाली सा, इसी स्ट्रक्चर से बनता है क्या, प्लेसेंटा। इसे कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक
स्ट्रक्चर। ये जो खाली खाली सा स्ट्रक्चर रेड से हमने बना दिया, जो पहले ब्लैक था अभी रेड हो गया, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, ठीक ना। अब ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है आईसीएम, अब इसी आईसीएम से अपना बनता है क्या, इसी आईसीएम से एम्ब्रियो बनता है, ठीक ना। तो एम्ब्रियो आईसीएम से बन गया, इतना पार्ट से बस एम्ब्रियो बना, और ये सारा वेस्टिजियल पार्ट है, मतलब उससे एम्ब्रियो नहीं बना। तो उससे एम्ब्रियो नहीं बना तो क्या बनेगा, उससे बनेगा प्लेसेंटा, ठीक ना। प्लेसेंटा किससे बनता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट से। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग बोल देंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट से क्या बनेगा, प्लेसेंटा बनेगा। हमेशा याद रखना कि प्लेसेंटा किससे बनता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट से, ठीक ना। तो यहाँ पे ये जो आईसीएम है, आईसीएम से क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। और एम्ब्रियो के बाद ये जो स्ट्रक्चर बचा है उसका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। देखो एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो बनने के बाद जो चीज़ बचा उसे क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियो ना, एक्स्ट्रा एम्ब्रियो, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट, ठीक ना। तो ये बन गया, इसी से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट से क्या बनना, प्लेसेंटा बनेगा डेवलप होके। अब देखो इसका ये तो समझ गया, ट्रोफोब्लास्ट से काम हम लोग को, ट्रोफोब्लास्ट से कहानी स्टार्ट हुई है। अब देखो यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट ही क्या हुआ, डेवलप हुआ थोड़ा, तो उसमें ये आईसीएम जो है ना, इससे क्या बना, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के कितने लेयर होते हैं, एम्ब्रियो के 3 लेयर होते हैं, ठीक ना। एम्ब्रियो के 3 लेयर हो, यहाँ पे आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिख दिए हैं। एम्ब्रियो के 3 लेयर होते हैं, तीनों लेयर के कौन कौन से नाम होते हैं, 3 जर्म लेयर होते हैं ना एम्ब्रियो के, इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म क्या होते हैं, वो एम्ब्रियो के पार्ट होते हैं, एम्ब्रियो के जर्म लेयर होते हैं। 3 जर्म लेयर कौन कौन से, इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म, ठीक है। वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 3 जर्म लेयर, इक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो अब इसके बाद, इस स्ट्रक्चर के बाद देखो ये, अब हम लोग बात नहीं करेंगे, किसकी बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्लेसेंटा के फॉर्मेशन की बात करेंगे। अब इसको भूल जाओ, इंडोडर्म, एक्सोडर्म, मेसोडर्म, ये सारे भूल जाओ। जर्म लेयर को हम लोग, इस पार्ट को, ब्लैक वाले पार्ट को छोड़ दिए, क्योंकि वो हमारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेगा। तो देखो अब यहाँ जो स्ट्रक्चर है ना, ये अब यही स्ट्रक्चर हम लोग का डिवाइड हो जाता है, यही स्ट्रक्चर डेवलप करता है, डेवलप करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है। आप लोगों को दिख रहा होगा ये सारा एकदम स्मूथ था ना। अब यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन रहे हैं, बाहर पूरा एकदम, मतलब स्टार लाइक, फिंगर लाइक बोल सकते हो आप लोग, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन रहे हैं। अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और बीच बीच में आपको कुछ दिख रहा है, उसको कहते हैं यॉक सेक। बीच बीच में यॉक का फॉर्मेशन होता है, यॉक का फॉर्मेशन होता है। देखो जब तक यहाँ पे एम्ब्रियो पूरी तरीके से ये प्लेसेंटा डेवलप नहीं हुआ है, तो अंदर तो कुछ सेल होंगे ना, कुछ सेल होंगे, तो उनको न्यूट्रिशन कौन देता है। अच्छा आप लोग एक समझ में आएगा अभी, अंडा देखो, मुर्गी का अंडा, मुर्गी के अंडे में जो येलो वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं यॉक, ठीक ना, उसको कहते हैं यॉक। और वो यॉक क्या करता है, अगर आप खा लेते हो तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाता है, वो नहीं खाते हो तो अगर मुर्गी उसको हैच करती है, हैचिंग के बाद, हैचिंग से क्या होता है, हैचिंग के टाइम वही जो येलो पार्ट होता है, मतलब यॉक होता है अंडे का, वही यॉक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अगर बच्चा पैदा हो रहा है, बच्चा अगर हैचिंग कर रही है, तो वो यॉक से ही उसको न्यूट्रिएंट मिलता है, और वो यॉक ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ भी यॉक का तो कहीं भी रहेगा, यॉक मुर्गी का अंडा हो या फिर ह्यूमन में हो, तो यॉक हमेशा न्यूट्रिशन का ही काम करता है। तो इसमें कुछ यॉक बीच में यॉक बन जाते हैं, यॉक सेल्स, YOL के यॉक बन जाते हैं, ठीक ना। अब यॉक जो है वो क्या करते हैं, यॉक काम करते हैं सिर्फ न्यूट्रिशन का, इसमें न्यूट्रिशन बन जाते हैं। अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं, यहीं से हल्का हल्का अपना डेवलपमेंट स्टार्ट। देखो डेवलपमेंट तो प्लेसेंटा का हम लोग को यहीं से स्टार्ट हो गया है। तो ये जो फिर उसका डेवलप होकर ट्रोफोब्लास्ट जब डेवलप होता है, तो उसमें जो किनारे वाले लाइंस होते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो पार्ट होते हैं, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेते हैं। देखो यहाँ पे आप लोग को स्टार स्टार दिख रहा होगा ना, यही है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और यहाँ पे बीच में यॉक का फॉर्मेशन भी होने लगता है उस टाइम। अब देखो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होता है ना, उसको हम लोग कैरियन कहते हैं, कोरियन। देखो यहाँ पे कोरियन कहते हैं किसको, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन चुका है, ठीक ना। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनने के बाद इसको कोरियन कहते हैं। अब इसके अंदर यॉक के साथ एक और चीज़ डेवलप होती है, उसको कहते हैं एमनियन, ठीक ना, उसको कहते हैं एमनियन। तो कौन कौन से पार्ट हो गए अपने, कैरियन,
कोरियन एंड एमनियन। कोरियन एंड एमनियन पार्ट हो गए। अब इसी से डेवलप हो रहा है अपना प्लेसेंटा का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। अब ये जो आपको कैरियन दिख रहा है ना, कोरियन, यही कोरियन ही फॉर्म करता है किसको, प्लेसेंटा को। और जो एमनियन अंदर दिख रहा है वो एमनियन ही आगे चल के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ये भी कर रहा है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन एमनियन भी कर रहा है। अब देखो इसके आगे डेवलप होता है, तो डेवलप होने के बाद फिर कुछ है ये कैरियन खूब ज़्यादा अब की बार, अब मान लो डेवलप हो रहा है तो डेवलप होगा, ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा ना। कोई चीज़ डेवलप होके इजी तो हो नहीं जाता है, वो डेवलप हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। देखो यहाँ पे कोरियन ये था, और फिर डेवलप हुआ। अब यहाँ पे एमनियन जो पार्ट है, एमनियन, ठीक है ना, यहाँ पे एमनियन आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। एमनियन दिख गया। अब एमनियन डेवलप होकर उसमें कैरियन और एमनियन में आप लोगों को देखो बढ़ता जाएगा तो उसमें कुछ कैविटी का फॉर्मेशन। कैविटी मतलब क्या होता है, खाली स्थान, खाली जगह होता है, उसको कैविटी बोलते हैं। तो इसमें कैविटी, एमनियन में भी कैविटी फॉर्मेशन होगा और कोरियन में भी कैविटी का फॉर्मेशन होगा। तो देखो यहाँ पे ये जो अंदर ये यहाँ भी वो है, यहाँ भी वो कैविटी तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे अच्छे से स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं हुआ होता है, क्योंकि अब एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाएगा तो और क्लियरिटी आते जाएगी, ठीक ना। वैसे तो हम एक ही स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे बता दिए होते हैं कि कोरियन ये है, एमनियन वो है, इसमें कैविटी है, इसमें यॉक है, इसमें ये है, उसमें वो है। लेकिन एक एक स्टेप समझोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और एग्ज़ाम में डायग्राम भी ऐसे ही बनाना, ठीक है ना, इजी तरीके से बनाना। और ये याद करने में भी बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस एक बार पढ़ लोगे, समझ लोगे तो याद हो जाएगा, ठीक ना। तो देखो यहाँ भी कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ कैविटी जो ये कोरियन में जो कैविटी बची है आपकी, ये जो कोरियन है इसमें और इसके बीच में, कोरियन और एमनियन के बीच में जो भी कैविटी बची है अपनी, कोरियन और एमनियन के बीच में आपको कुछ कैविटी दिख रही है, इसी कैविटी को हम लोग कहते हैं कोरियोनिक कैविटी। कोरियन और एमनियन के बीच में, कोरियन और एमनियन के बीच में जो कैविटी बन रही है उस कैविटी को कहते हैं हम लोग क्या, कोरियोनिक कैविटी। और फिर जब कोरियोनिक कैविटी जब डेवलप ही हो रहा है तो इसमें डेवलप हुआ किसमें, कोरियन और एमनियन। देखो कोरियन और एमनियन ना साथ में डेवलप होते हैं, डेवलप साथ में होते हैं। ये नहीं कि कोरियन डेवलप हो गया एमनियन में पीछे बैठ गया, ऐसा नहीं है। दोनों डेवलप होते हैं तो साथ में होते हैं। अब दोनों साथ में इसलिए होते हैं क्योंकि दोनों का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, वो एम्ब्रियो को अपना प्लेसेंटा ही। तो ऐसा थोड़ी ना है कि प्लेसेंटा बन चुका फिर अगर प्लेसेंटा पूरा का पूरा बन जाएगा और एम्ब्रियो नहीं बन पाएगा तो इसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन इसको देना पड़ेगा। अब ये न्यूट्रिशन लेके करेगा क्या, ठीक ना। और ये भी केस आता है कि एम्ब्रियो जल्दी डेवलप हो गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। हम बता रहे हैं कि क्यों हो रहा है, क्यों साथ साथ दोनों डेवलप हो रहे हैं, ये हम आपको समझा रहे हैं। अगर मान लो ये होगा कि एम्ब्रियो जल्दी डेवलप करते बहुत जल्दी और प्लेसेंटा पीछे ही रहेगा डेवलप करने में, तो एम्ब्रियो को ज़रूरत पड़ी न्यूट्रिएंट की तो कहाँ से देगा, जब ये प्लेसेंटा डेवलप ही नहीं है, यही उसका रक्षा कर रहा है, यही खाना दाना सब दे रहा है। जब ये डेवलप ही नहीं है तो तो अकेले एम्ब्रियो क्या करेगा जल्दी डेवलप करके, ये भी तो मर ही जाएगा ना खाने के बिना, क्योंकि जब प्लेसेंटा डेवलप ही नहीं हुआ है। इसीलिए दोनों साथ में डेवलप करते हैं, एमनियन और कैरियन दोनों साथ में डेवलप करते हैं ताकि दोनों को अच्छे से अपना काम हो सके और दोनों को अपनी नीड जो पूरी हो सके, ये उसको प्रोवाइड कर सके, क्या न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सके। अच्छा, तो हम लोगों ने बात की जो एमनियन और कैरियन के बीच में कैविटी। ऐसा देखो तुरंत ऐसा नहीं है कि ये कैरियन है और ये एमनियन है तो तुरंत चिपके नहीं हुए, तो कुछ कैविटी होती है इन दोनों में। देखो ये क्या होगा, कैरियन हो गया अपना और ये हो गया एमनियन, तो ये कभी चिपके नहीं होते हैं, इनमें कुछ कैविटी होती है। देखो इसमें कुछ कैविटी बची है ना यहाँ पे, तो इसी कैविटी को, दोनों के बीच में जो कैविटी होती है उसी कैविटी को कहते हैं कोरियोनिक कैविटी, कोरियोनिक कैविटी। और ये जो एमनियन है, एमनियन भी डेवलप हो जाता है। तो एमनियन डेवलप होने के बाद कुछ स्ट्रक्चर बना लेता है, कुछ इसमें कैविटी बनती है, एमनियन में भी कैविटी बनती है, उस कैविटी को कहते हैं एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी। अब देखो इसका डेवलप होने के बाद इसमें यॉक सेक भी आप लोग को दिख रहा होगा, यॉक सेक, ठीक ना, यॉक सेक दिख रहा है। अब यॉक सेक क्या करता है कि ये जो डेवलपिंग, जो अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि प्लेसेंटा भी डेवलप नहीं हुआ है, तो प्लेसेंटा भी डेवलप नहीं हुआ है तो इसको खाना पानी अच्छे से टाइम से दे नहीं पाएगा। ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, इसमें एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है इसको खाना पानी अच्छे से प्लेसेंटा नहीं दे पाएगा, इसमें यॉक सेक का फॉर्मेशन हुआ होता है। वो यॉक इसको
प्रोवाइड करता है क्या, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है कौन, यॉर्क सैक। अब देखो पूरा डेवलप हो गया जब यॉर्क सैक बस उसी टाइम तक काम करता है जब तक ये प्लेसेंटा अच्छे से काम नहीं कर पाता, क्योंकि न्यूट्रिशन अगर प्लेसेंटा अच्छे से काम नहीं किया तो न्यूट्रिशन ज़्यादा अच्छे से दे नहीं पाएगा। इसीलिए उसके लिए एक बैकअप प्लान भी होता है एम्ब्रियो के पास, वो होता है यॉर्क सैक ही उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब प्लेसेंटा पूरा डेवलप हो जाएगा ना तो यॉर्क सैक गायब हो जाएगा, क्योंकि अब भाई तू आ गया, तू इतना बड़ा डेवलप आदमी है, अब मेरा कौन सा काम है, हम थोड़े क्या दे रहे थे, न्यूट्रिशन दे रहे थे, अब तू पूरा देख रेख करो इसका, क्योंकि इसके अब यॉर्क सैक बेचारा छोटा सा आदमी था, इससे कुछ हो भी नहीं पाएगा, ये छोटा हो गया, अब एम्ब्रियो बढ़ता जाएगा तो यॉर्क सैक तो उसको न्यूट्रिशन दे नहीं पाएगा ना, गरीब आदमी है बेचारा। तो अब कौन सा काम करेगा, अब आएगा प्लेसेंटा थोड़ा अमीर आदमी है, वो एम्ब्रियो को देगा क्या, अच्छे से टाइम पे न्यूट्रिशन देता रहेगा। कहाँ से, वो भी देगा, बना के नहीं देगा, वो भी चुरा के ही देगा। मदर के ब्लड स्ट्रीम में जितने भी न्यूट्रिएंट आएंगे वो सारे चुरा के एम्ब्रियो को दे देगा, क्योंकि ये मालिक होता है, एम्ब्रियो प्लेसेंटा का मालिक होता है। ये सारा उसको खाना वाना बना के, नौकर होता है, सारा खाना दाना ला के इसको एम्ब्रियो को देता है। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो यॉर्क सैक प्लेसेंटा के डेवलप होते ही गायब हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, अब ये जो प्लेसेंटा है ना, यहाँ पे आप लोग को पूरा प्रोजेक्शन दिख रहे थे फिंगर लाइक। अब जब डेवलप हो जाएगा प्लेसेंटा, तो डेवलप होने के बाद ये जो पूरा नीचे वाला पार्ट दिख रहा है वो स्मूथ हो जाता है, और जो ऊपर जो पार्ट होता है प्लेसेंटा का, वो पार्ट जो होते हैं वो प्रोजेक्टेड ही होते हैं, मतलब उसमें प्रोजेक्शंस होता ही है। अभी ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं उसको नाम देते हैं हम लोग विलाई। अब चूंकि ये प्लेसेंटा का विलाई है, प्लेसेंटा में विलाई बना है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्लेसेंटल विलाई, ठीक ना, प्लेसेंटल विलाई। अब इसी प्लेसेंटा का फॉर्मेशन पूरा हो गया। अब इसमें अच्छे से आराम से एम्ब्रियो महाराज आराम कर सकते हैं, अपना खेल कूद मचा सकते हैं, और न्यूट्रिशन इसको कौन देते रहेंगे, प्लेसेंटा जो है वो न्यूट्रिशन देते रहेंगे। अब इसको कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे एम्ब्रियो यॉर्क सैक कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, वो सीधे गायब हो गया है। कहाँ से, अपना पूरा राजपाट कार्यभार प्लेसेंटा को देके वो एम्ब्रियो यॉर्क सैक गायब हो गया है। तो ये रहा प्लेसेंटा का फॉर्मेशन। देख लो एक बार और, ट्रोफोब्लास्ट डेवलप होता है, ट्रोफोब्लास्ट बनता है, कब बनता है, जाइगोट बनने के बाद, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद, उसमें सारे स्टेजेस मोडुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला आने के बाद एक स्टेज बनता है, उसको कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट में एक आईसीएम साइट होता है, आईसीएम एक पॉइंट होता है, उसी आईसीएम से इनर सेल मास से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। और जो इसके अदर पार्ट होते हैं ट्रोफोब्लास्ट के जो आईसीएम पार्ट होता है उसको छोड़ के जितने भी पार्ट होते हैं उन सारे पार्ट से बनते हैं क्या, प्लेसेंटा। बस इतना जानो ना, बस आपको इतना ध्यान रखना है, प्लेसेंटा बनता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल से। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट जितने भी होते हैं, एम्ब्रियो बनने के बाद जितने भी पार्ट बचते हैं, उन्हीं से क्या होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखो यहाँ पे ऐसे ट्रोफोब्लास्ट के बाद ये सारे हुए, कोरियन बना, एमनियन बना। फिर कोरियन और एमनियन की बात करें तो इन दोनों में कौन प्लेसेंटा बनाता है, इन दोनों में बनाता है प्लेसेंटा कोरियन, और एमनियन क्या बनाता है, एम्ब्रियो बना लेता है। अब कोरियन कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर इनका फिंगर लाइक्स होते हैं, प्रोजेक्शंस मतलब ऐसे स्टार लाइक बने हुए, तो वो स्मूथ नहीं होते हैं। बस इतना जानो कि कोरियन जो होते हैं स्मूथ नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं, उसमें कुछ विलाई या फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक ना। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप होने के बाद एमनियन और कैरियन के बीच कुछ गैप होता है, उस गैप को हम लोग कहते हैं कोरियोनिक कैविटी। और फिर एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा होता है उसमें भी वो भी एकदम चिपटा नहीं होता है, उसमें भी कुछ कैविटी बनती है, उस कैविटी को हम लोग कहते हैं एमनियोटिक कैविटी, ठीक ना, कोरियोनिक कैविटी, एमनियोनिक कैविटी। अब इसके बाद जो डेवलप होगा प्लेसेंटा बन जाएगा। प्लेसेंटा का निचला पार्ट या फिर प्लेसेंटा का एक पार्ट जो होता है वो पार्ट एकदम स्मूथ होता है, और जो बाहरी पार्ट होता है, मतलब जो भी पार्ट किसी चिपका वो तो एकदम स्मूथ होगा, और जो फ्री पार्ट होता है वो होता है प्रोजेक्टेड मतलब उसमें कुछ फिलाई लाइक स्ट्रक्चर, प्रोजेक्शंस या फिर कुछ भी पाए जाते हैं ऐसे करके, मतलब उसमें पाए जाते हैं प्रोजेक्टेड पार्ट होते हैं, मतलब जो भी स्मूथ नहीं होते हैं उसमें। मतलब देखो प्लेसेंटा के दो पार्ट होते हैं, एक तो स्मूथ हो गया और एक स्मूथ नहीं है, वो विलाई लाइक है, प्रोजेक्टेड है वो, तो उसे कहते हैं प्लेसेंटल विलाई,
और उसमें प्लेसेंटल विलाई में अब एम्ब्रियो महाराज, ये क्या है, ये है एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो महाराज आराम फरमाते हैं, अपना सारा काम या अपना सारा कांड यहीं पे करते हैं। और इनके जो भी मान लो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है, बच्चा उसमें पल रहा है पेट में, उसके कुछ तो करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, वो टॉयलेट वगैरह करेगा ना, तो वो सारा यहाँ से बाहर भी ले जाता है कौन, प्लेसेंटा। और अंदर बाहर की चीज़ें, अच्छी चीज़ें अंदर ले जाता है, अंदर की खराब चीज़ें बाहर ले जाता है। यही सारा काम रहता है क्या, प्लेसेंटा का। तो ऐसा नहीं है बस प्लेसेंटा खाना ही देते जाता है, ऐसा नहीं है। प्लेसेंटा क्या करता है, अंदर के जो खराब चीज़ें होती हैं उनको बाहर निकालते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें रिस्पायरेशन हुआ तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बना ना, ऑक्सीजन ले रहा है बच्चा, ऑक्सीजन ले रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ भी तो रहा है, तो उस छोड़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ये प्लेसेंटा ही बाहर निकालता है। और फिर अब इसको कहते हैं हम लोग क्या, गैसियस एक्सचेंज, वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। फिर अंदर कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बने, नाइट्रोजनस वेस्ट बने, ये सारे भी अंदर से बाहर निकालना होता है। अगर बाहर नहीं निकालेगा तो नाइट्रोजनस वेस्ट की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। यूरिन ही मान लो, अगर यूरिन ही प्लेसेंटा में भर गया पूरा, तो क्या बच्चा जिंदा रहेगा, कभी नहीं जिंदा रहेगा। इसीलिए जो हानिकारक सब्सटेंस होते हैं, हानिकारक हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, उनको प्लेसेंटा बाहर निकाल देता है। अगर मान लो बच्चा उसी में टॉयलेट खूब ज़्यादा कर दिया, बाहर निकल ही नहीं रहा है, बाहर निकलेगा ही नहीं, तो बच्चा वो अंदर जाएगा, पी लेगा, यूरिन रहेगा उसमें, तो यूरिया इतना सारा अंदर जाएगा, तो बच्चा कभी भी एम्ब्रियो बचेगा, कभी नहीं बचेगा। इसीलिए उसको बाहर निकालता है, न्यूट्रिएंट को अंदर ले जाता है, ठीक है ना। ये सारा प्लेसेंटा बहुत होशियार आदमी होता है, कौन सा अंदर ले जाना, कौन सा बाहर ले जाना है, सब इसको अच्छे से पता रहता है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं या फिर नहीं आई हैं, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आपने कौन से क्लास में हैं, कौन से क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये ज़रूर बताना। और ये लैंग्वेज कैसी है, देखो लैंग्वेज तो बहुत ईजी है, लैंग्वेज कोई समझने में एक ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसको। और ऐसे ही एमएससी के दूसरे लेक्चर्स के लिए, एमएससी के जैसे हम लोगों ने बताया था कि एमएससी के कोरडेटा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ला रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन था प्लेसेंटा, उसका ये आंसर है, ठीक है ना। तो एमएससी वाले बच्चे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इसे, ठीक है ना। एमएससी वाले ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही एमएससी के वीडियोस डेली आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।